तो पीएम मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आस्था के सबसे बड़े दरबार में पहुंचे पीएम मोदी जलाभिषेक के लिए जल कलश में लेकर पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। शिव भक्ति के रंग में रंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आस्था के सबसे बड़े दरबार में लगाई हाजिरी। हर हर महादेव के जयकारे के बीच किए भोलेनाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे पीएम मोदी पूरी तरह भक्तिमय नजर आए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो पूरा काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। हाथ में जल से भरा कलश लिए पीएम मोदी की एंट्री हुई तो डमरू की थाप पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा गूंज उठा। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने भोलेनाथ के आगे सिर झुकाया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की। इस दौरान सबसे पहले वो गर्भगृह में पूजा के आसन पर बैठे और काफी देर तक हाथ जोड़कर शिव की आराधना करते रहे। पीएम ने शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर मंत्रोच्चार से गूंजता रहा और पीएम मोदी शिव की भक्ति में डूबे रहे। पीएम मोदी पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते समय मंत्रोच्चार करते नजर आए। जलाभिषेक के बाद उन्होंने देवों के देव महादेव की आरती उतारी। मंदिर के पुजारी ने पूजा खत्म होने के बाद पीएम मोदी को माला पहनाई। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के रूप में चरणामृत ग्रहण किया। बाद में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने काशी को अविनाशी बताया। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। वहीं साधु संतों के बीच पीएम मोदी ने काशी के उस इतिहास का भी जिक्र किया जिसे इतिहास में दरकिनार कर दिया गया था। इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।
अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। काशी में पीएम मोदी शिव की भक्ति में रमे रहे तो पूरा शहर भी भक्ति के रंग में रंगा नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब बाबा विश्वनाथ के प्रति पीएम मोदी की आस्था और भक्ति दिखी है। मोदी का महादेव से गहरा रिश्ता रहा है। जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक पीएम मोदी को बाबा भोले का आशीर्वाद मिला। देश की राजनीति में मोदी के सियासी करियर को आडवाणी की सोमनाथ यात्रा से नई ऊंचाई मिली तो वाराणसी ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। हाल ही में पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम की यात्रा भी की थी और पूरे भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। वाराणसी से पीनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो यही है बदलती काशी की तस्वीर। आज हर एक काशीवासी कहीं न कहीं अपने सौभाग्य को भी देख रहा है कि ये सौभाग्य उसे मिला है ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का। जिस काशी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था क्वेटे बनाने का, आज वही सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। राकेश पांडे जी प्रोफेसर हैं बीएचयू से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा पीवी सिंह जी प्रोफेसर हैं बीएचयू से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। राकेश पांडे जी, पहला सवाल मेरा यही है, 8 मार्च 2019 को जो एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बनारस की देवभूमि से लिया था, वो अब सिद्ध रूप लेकर आज उसका जो प्रमाण है वो सबके सामने है। बदलती काशी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, काशी कालजयी है। काशी समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है। काशी के कारण ये समस्त विश्व है, किसी के कारण काशी नहीं है। और इसीलिए काशी पुराधिपति भगवान भोलेनाथ शंकर, उमानाथ शंकर, जिनके कारण यह सारा ब्रह्मांड ही जीवन पाता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये काशी अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। राजनीतिक कारणों से, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से इस काशी के भीतर जो जड़ता आ गई थी, वो जड़ता की चादर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पिछले 1000 वर्षों में ऐसा कह सकते हैं कि काशी और काशी का समाज भयानक आक्रमणों का शिकार होता रहा। इसके कारण एक प्रकार से हमारा विश्वास ही उठ गया था कि कभी काशी के भीतर भगवान भोलेनाथ का वह भव्य स्वरूप विराजमान होगा जो हजारों हजार साल से लोग देखते चले आ रहे हैं, वेद काल से देखते चले आ रहे हैं, महाभारत काल में जिसका वर्णन मिलता है, पौराणिक काल में जिसका उन्नयन होता है और गुप्त पीरियड में जिसको एक स्वर्णिम समय प्राप्त होता है। हमारे आदरणीय इतिहासकार प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी हैं, वो इसके बारे में विस्तार से गहनता से काशी के ज्योतिर्मय स्वरूप को विश्व को बताते रहे हैं। इसलिए ये जो बदलाव है ये अवश्यंभावी था और ये बदलाव इसलिए अवश्यंभावी है, ये होना ही चाहिए था और हो गया है, क्योंकि भारत को बदलना है। भारत को बदलना है तो गंगा की कलकल लहरों से जो पावन प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, उस प्रवाह से भी एक महान संदेश दुनिया को जाना चाहिए था। बिल्कुल पांडे वो जी, आपने संदेश गंगा जो का महात्मा जिक्र किया। गांधी ने देखा था 100 साल पहले और सोचा था कि इस काशी नगरी की ये दशा है तो हमारे स्वराज की क्या दशा होगी। तो उस स्वराज के अनुकूल जैसी काशी होनी चाहिए, भारत के अनुकूल जैसा वाराणसी का स्वरूप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वो स्वरूप कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे काशी का नजर आ रहा है। राणा पीवी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीवी सिंह साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, चूंकि गंगा का जिक्र किया राकेश पांडे जी ने, ये वो कॉरिडोर है जो भगवान शिव और गंगा के बीच की दूरी को बहुत हद तक कम कर देता है। मात्र 300 मीटर की दूरी रह जाती है गंगा घाट और भगवान शिव के बीच। इस बदलती काशी की क्या कभी कल्पना की थी? क्या कभी ये मन में सोचा भी था कि ये भव्य नजारा काशी विश्वनाथ मंदिर का ये देखने को मिलेगा? ऐसा है कि समय के अंतराल में ये बातें बहुत स्पष्ट नहीं थी, सभी लोग सोच रहे थे। लेकिन पहले मैं 2 शब्दों की व्याख्या आपको बताऊंगा कि वैदिक काल से ही, अथर्ववेद से आप लें, फिर बाद में आपको पाते हैं 6वीं 7वीं शताब्दी में जो शब्द है, तो हम लोगों ने वैज्ञानिक इसकी व्याख्या की है और इसमें नासा और नेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की शामिल थी, जो 7 सालों की हमको
स्कीम चली थी, तो उसमें काश्या इत काशी, जहां पर कॉस्मिक लाइट ब्रह्मांडीय प्रकाश पुंज स्थिर हो पृथ्वी पर, वो नगर काशी होगा। तो यहाँ समस्या ये थी कि आखिर वो कौन सी काशी है, क्या ये केवल साहित्यिक है? ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने पाया कि वहां लिखा हुआ मध्यमेश्वर, जो केंद्र में ईश्वर के रूप में नाच रहा हो, शिव का तांडव कर रहा है, उस जगह का नाम है, मंदिर का नाम है मध्यमेश्वर। और जो ब्रह्मांडीय कहीं भी वो होना चाहिए जो रेडियस त्रिज्या को नाप सके, उसका नाम है दिल्ली। जब दोनों जगह पर नापा गया तो एग्जैक्ट पंचक्रोश है। जब हमने प्लॉट किया तो एग्जैक्ट सर्किल हो गया। तो पहली बार 1996 में वर्ल्ड कांग्रेस में बताया गया कि दुनिया में इसके पहले कोई प्रूफ नहीं था कि क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो केंद्र में मध्यमेश्वर है। वो एक विश्वनाथ के रूप है। विश्वनाथ के 18 रूप है। आप जिस विश्वनाथ की बात कर रहे हैं वो एक रूप है, इनके 18 रूपों में वर्णन है। उसी में एक है मध्यमेश्वर, जिनको कहते हैं कि विश्वनाथ जी के वो नाभि केंद्र है, नेवल कोड है। तो यदि वो नाभि से मस्तक तक नापे और उसको खींचे तो यह साहित्यिक हुआ। लेकिन इसी को वैज्ञानिक शब्द डाला गया तो पता लगा ये एक बात ये। दूसरी बात ये कहा जाता है कि चाहे ये इतिहास के तराजू में कितनी बार भी नापिए, जैसे 4 बार हमारे पास प्रमाण है कि संपूर्ण समाप्त हो गया। तो संपूर्ण का मतलब क्या समाप्त हुआ? बिल्डिंग समाप्त हो गए, मिट्टी से ढक गए। लेकिन जब हम लोगों ने जियोमैग्नेटिक सर्वे किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया, तो सारे के सब 1200 मंदिरों का हम लोगों ने जो नाप तोल किया, तो जो के तो उसी जगह पर है। ऊपर से भले टीटिया, भीतर से नहीं टीटिया। और इसी को कहते हैं यही तो विश्वनाथ है, विश्व के नाथ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी का जिक्र सिंह साहब, इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साफ तौर पर कहा कि आक्रांता जब आए, औरंगजेब जब आया तो शिवाजी भी खड़े हो गए। क्योंकि जब जब हमारी संस्कृति को इस तरीके से क्षतिग्रस्त या छीन-बीन करने की कोशिश की गई है, उसका जवाब हिंदुस्तान हमेशा देता रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, हमारे साथ बने रहिए, हम फौरन लौटेंगे।